सा मार्केट हो गया, ना घटता है ना बढ़ता है। तो ये इस तरह के बोरिंग मार्केट के बाद बड़ा मूव किस तरफ आता है, कुछ आपके चार्ट्स बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं सर? देखिए, बोरिंग मार्केट अच्छा है। आई हाँ। थिंक कई बार ऐसा होता है कि निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं रहती है, बैंक निफ्टी और लार्ज कैप्स में कोई मूवमेंट नहीं रहती है, और मिड कैप्स और स्मॉल स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स में अगर आप देखें तो डेली बेसिस पे हायर हाई है। तो द आइडिया इज टू बी इन द राइट सेगमेंट एंड इन द राइट पॉकेट ऑफ द मार्केट, और पिछले 1-1.5 महीने से हमने माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स में काफी अच्छी मूवमेंट देखी। देखिए, पिछले 2 महीनों में हम लोग ने काफी नेगेटिव्स को हैंडल किया, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, इंडिया कंजम्पशन, एआई डिस्ट्रप्शन, एफआईआई सेलिंग, हमने सारे फैक्टर्स को हैंडल किया। और उसके बाद भी अगर हम इस लेवल्स पे हैं तो आई थिंक इट शुड बी रेड वेरी पॉजिटिवली। तो आई थिंक मार्केट एक ओवरऑल बेसिस पे एक टाइम करेक्शन में है, क्योंकि निफ्टी के पास काफी डोमेस्टिक मनी है जो उसको संभाल के रखा है, और काफी हेडविंड्स हैं जो उसको ऊपर जाने नहीं देता है। तो उसके कारण एक बैटल कुछ महीनों से चल रही है, और मुझे लगता है कि निफ्टी एक रेंज में रहेगा। बट पिछले 7 दिनों में जो हुआ है, मुझे लग रहा है कि इस बार ब्रेकआउट जेन्युइन है। मार्केट 24,600 तक नियर टर्म में जा सकता है, और 25,500 अगर आपका 2 से 3 महीने का व्यू है तो वहां तक जा सकता है। बट ये भी परसेंटेज टर्म्स में कोई बहुत बड़ा मूव है नहीं। मुझे लगता है कि अभी भी अपॉर्चुनिटी माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स में है, और नए सेक्टर्स अब निकल के आ रहे हैं। फार्मा में देखिए कितनी अच्छी मूव है, केमिकल्स में मूव चालू हो गया है, टेक्सटाइल में मूव चालू हो गया है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं। तो आई थिंक पावर सेक्टर तो हमारा फेवरेट रहा ही है। तो अच्छे सेक्टर्स, अच्छे स्टॉक्स में रहिए जिसमें फंडामेंटल बैकिंग है, आई थिंक वहां पर ही रिटर्न बनेगा। ओके, 25,500 तक की तैयारी निफ्टी की हो सकती है, लेकिन इस तैयारी में 25,500 यानी कि यहाँ से भले 1,500 पॉइंट की तेजी बने, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर बड़े बुलिश हैं। गौतम जी कुछ सेक्टर्स भी आपको बताएंगे जहाँ पर बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। अब आइए क्रूड के चार्ट्स पर आपसे राय ली जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए क्रूड ही है। गिरते पड़ते आ तो गया है $80 के नीचे, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो 3 चीज अभी इंपॉर्टेंट है। एक तो क्रूड ऑयल है, तो नाइमेक्स क्रूड 85 नीचे में और 100-110 ऊपर का एक रेंज चलता था। जब वो 85 के नीचे गया बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, तो मेरे हिसाब से एक जेन्युइन ब्रेकडाउन हुआ, और मार्केट को अब फियर नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स विल गो आउट ऑफ हैंड। तो 70 और 85 के रेंज में अब क्रूड चलेगा। अगर वो होता है तो मार्केट के लिए अच्छा है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखें तो वो 18, 19, 20, 21 के आसपास चलता था। माने देयर वाज अ लॉट ऑफ फियर इन द सिस्टम। अगर आज आप देखें तो विक्स आ गया है लेवल्स ऑफ 12, 13, विच ओनली मींस कि मेजर कोई फियर सिस्टम में है नहीं, विच इज अ वेरी गुड साइन। और थर्डली, अगर आप देखें जिस तरह का ग्लोबल मार्केट का स्ट्रेंथ है, यूएस मार्केट्स लाइफ टाइम पे चल रहे हैं, एशियन मार्केट्स अच्छे कर रहे हैं, यूरोपियन मार्केट्स अच्छे कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप इंडियन रुपी को देखें तो लग रहा है कि वो इस लेवल्स पे स्टेबल हो रहा है। तो अगर रुपी में यहां से स्ट्रेंथ आती है, जो हमारा व्यू है, तो वो भी बाजार को अच्छा लगेगा। तो 3-4 अच्छे फैक्टर्स है, पॉजिटिव फैक्टर्स है, जो कह रहे हैं कि बाजार यहां से चलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बाजार में कुछ कुछ अच्छे इंडिकेशंस, चाहे वो रुपए की रिकवरी हो या फिर कच्चे तेल में जो गिरावट आई है। रुपए की रिकवरी की आपने बात की, 96 जो रुपए का लाइफ टाइम लो है, ₹96 अब जल्दी से नहीं टूटेगा? लग तो नहीं रहा है। देखिए, पिछले 6 महीनों में तो लोअर लो बनाते चला गया, बट अब मुझे लगता है कि जो 96, हाफ 97 का जो लेवल है, लग रहा है कि एक बार वो बचा रहेगा। मुझे चार्ट्स पे ये इंडिकेशन आ रही है कि यहां से 90 और 90 के नीचे जाने की चांसेस ज्यादा हैं। और अगर वो होता है तो ऑब्वियसली वो इक्विटी मार्केट्स के लिए और एफआईएस के लिए काफी अच्छा रहेगा, और हमें चाहिए भी, क्योंकि हम पिछले 2-3 सालों से या कितने सालों से रुपए की डिप्रिसिएशन देख रहे हैं, बट पहली बार चार्ट्स में ये इंडिकेशन आया है कि यहां से रुपए में तेजी आनी चाहिए। 90 तक के आ जाए नीचे तो फिर कहना ही क्या, मजा आ जाए। अच्छा संकेत चार्ट पर आता दिख रहा है। अब हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस हो, लेकिन मेरा मन कर रहा है तो पूछ लेता हूँ सर आपसे। ये कोरिया वगैरह जो इतनी बड़ी बड़ी तेजी हुई है, क्या इन मार्केट्स में कोई टॉप बनने के संकेत दिख रहे हैं क्या? क्योंकि क्या है, सबको ये फीलिंग बड़ी है कि अगर वहां टॉप बनेगा तो एफआईज वहां से पैसा निकाल के हमारे इधर देखेंगे, लाएंगे नहीं लाएंगे, लेकिन कम से कम एक बार देखना शुरू करेंगे। तो उनके मार्केट का खराब होना भी थोड़ा हमारे लिए जरूरी है। ऐसा कुछ दिख रहा है? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए, अब हम एक ग्लोबल कंपनी है, तो हम ग्लोबल मार्केट्स को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। तो अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो वहां बहुत बड़ी ब्रेकआउट हुई है पिछले 6 महीनों में, और मुझे लगता है कि वहां पर तेजी बनी रहेगी। एशियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान,
सारे अच्छे चार्ट्स है और चाइना तो हमारा फेवरेट रहा ही है और मुझे लगता है कि यहाँ पर मेगा ट्रेंड्स है तो यहाँ पर तो तेजी बनी रहेगी। तो इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा उन मार्केट्स के रिटर्न को बीट करना। तो एफआईएस का तो रिटर्न मुझे काफी डिफिकल्ट लगता है और हमारे प्रॉब्लम्स भी वैसे भी काफी है इकोनॉमी के चलते। बट ओवरऑल मार्केट ठीक रहेगा। व्हेन आई से ओवरऑल मार्केट, निफ्टी और लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए क्योंकि वहां पर मार्केट एक रेंज में रहेगा। बट जो ब्रॉडर साइड ऑफ द मार्केट है, देखिए अगर एनएससी में समझिए 2500 स्टॉक है तो हो सकता है कि 2000 स्टॉक चले, 500 स्टॉक नहीं चले, तो उन 2000 स्टॉक में कमिटमेंट बनाइए, वो ठीक रहेगा। बट ग्लोबल बुल मार्केट जब तक इंटैक्ट है तो इंडिया के लिए एक्चुअली अच्छा है। तो आई डोंट थिंक वी शुड एक्सपेक्ट अदर मार्केट्स टू फॉल क्योंकि दैट विल बी मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर आवर मार्केट्स। ठीक बात है, हमें कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा तभी हमारे यहाँ तेजी ज़्यादा बढ़िया होती दिखेगी। अब आइए कुछ छोटे सेक्टर्स की आपने बात की जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में है, जहाँ पर केमिकल्स, टेक्सटाइल वगैरह में अच्छे मौके दिख रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप्स में अगर किसी को देखना हो या बड़े सेक्टर्स पर कॉल लेना हो तो कौन से सेक्टर्स आपको मजबूत नजर आते हैं? सिर्फ देखिए, अगर मार्केट को 25,500 तक जाना है तो एक तो कुछ हैवीवेट सेक्टर्स को चलना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी तेजी आई है पिछले 1 महीनों में, 58,000 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये 60,000 तक चला जाएगा। देखिए, शुरुआत में क्या था कि अदर कंट्रीज़ में अच्छी खासी तेज़ी थी लेकिन इंडियन मार्केट फिर भी संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। और अब देखिए तो कोरिया के बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट है, अमेरिकी फ्यूचर्स में अच्छी खासी गिरावट है, तो इंडियन मार्केट भी उसके साथ फॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत गिर रहा है, 1-1.5% की तेज़ी इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। यदि आगे भी ऐसा ही चला तो वो इंडियन मार्केट के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। देखिए, आज कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं थी जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में फॉल हो, लेकिन जो न्यूज़ आई उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर पड़ना ही था क्योंकि कोरिया के बाज़ारों में करीब 10% की गिरावट देखने को मिली। न्यूज़ें भी इतनी अच्छी नहीं थी तो इंडियन मार्केट पर इसका इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ नज़र आया है। लेकिन आगे अब देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती हैं, क्योंकि यदि आगे आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ज़्यादा दिक्कतें होगी, वरना जो प्राइसेस है, क्रूड के प्राइसेस है वो आज भी कंट्रोल में ही हैं। $80 के लगभग पर बैरल के हिसाब से ही आपको दिखाई दे जाएंगे। रुपये में भी इतनी ज़्यादा कमज़ोरी देखने को नहीं मिल रही है। बस जो फैक्टर था वो फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि चीज़ें किस प्रकार से चलती हुई नज़र आई हैं। आगे अब देखना होगा कि इंडियन मार्केट को क्या 23,800 का सहारा मिलेगा, क्योंकि फ़िलहाल क्लोजिंग तो 23,800 के ऊपर ही है। लेकिन यदि आने वाले दिनों में भी चीज़ें बदलती नहीं हैं, 23,800, 650 का लेवल टूटता है, 23,100 आएगा, उसके बाद में 21,700, फिर बड़े लेवल की तरफ बाज़ार नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो इंडियन मार्केट की तरफ से ऐसी चिंता का विषय आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कल थोड़ी बहुत भी सुधार आता है तो वो इंडियन मार्केट में पूरा रिकवरी का दिन भी देखने को मिल सकता है। कि एक्सपायरी फैक्टर था, इसकी वजह से भी इंडियन मार्केट में थोड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिला है। अब देखना होगा कि ऊपरी लेवलों पर क्या 23,950 और 24,000 का लेवल फिर से पार करता हुआ कल निफ्टी नज़र आ सकता है, क्योंकि यदि 24,000 का लेवल कल के कल निकल जाता है तो एक बड़ी राहत की सांस भारतीय बाजार लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इंडियन मार्केट के लिए एक ही है कि एफआईएस का बिल्कुल भी साथ नहीं मिल रहा है। एफआईएस लगातार इंडियन मार्केट से आउट ही होते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी यदि एफआईएस की तरफ से ऐसी ही चीज़ें आती हैं तो दिक्कतें फिर इंडियन मार्केट के लिए बढ़ती हुई नजर आएगी। फ़िलहाल इंडियन मार्केट के लिए कोई राहत की खबर नहीं है। वैसे बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी के हालात भी आज करीब 100% की गिरावट देखने को मिली है। अब यदि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से बैंक निफ्टी में चीज़ें बदलती नहीं हैं तो दिक्कतें फिर से भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।